नमस्ते मित्रों, आप सभी को हमारे चैनल हब ऑब हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में आपका स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट के म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन पेपर के पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। ये उसका दूसरा पार्ट है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। पहला क्वेश्चन है, गैर योजना बजट का संबंध है। नॉन प्लानिंग बजट डील्स विथ ऑप्शन ए समयबद्ध परियोजना के खर्चों से एक्सपेंडिचर फॉर ए लॉन्ग बाउंड प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी आवर्ती खर्चे रिकरिंग एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी पूंजी खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि आवर्ती खर्चे का कोई पता नहीं होता है और इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती है। बाकी ऑप्शन ए समयबद्ध परियोजना के खर्चों में पहले से प्लानिंग की जाती है, जबकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजी खर्चे होते हैं उसकी भी पहले से प्लानिंग की जाती है। अतः ये प्लान बजट में आते हैं, न कि अनप्लान बजट में या नॉन प्लान बजट में। प्रश्न संख्या 2, सरीसृप और पक्षियों के बीच फॉजिल लिंक को पहचानिए। द फॉजिल लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ऑप्शन ए लैटिमेरिया, ऑप्शन बी ऑर्कोपिट्रिक्स, ऑप्शन सी प्लेटपस, ऑप्शन डी गेंको। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्कोपिट्रिक्स जो है एक मिसिंग लिंक है, जो कि या इसे मिसिंग लिंक या फॉजिल लिंक भी बोला जाता है। ये ऐसे जानवरों के बीच का लिंक होता है जो कि दो अलग अलग प्रजाति से बिलोंग करते हैं और वो लुप्त प्राय हो गए हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम लोग आर्कोपिट्रिक्स में ह्यूमन के ऑस्ट्रोपिथेकस का भी बात कर सकते हैं, जिसमें बंदर एप एंड मैन आदमी के बीच के लिंक का एक मिसिंग लिंक है। अगर बात करें लैटिमेरिया का, तो ये फिश और एम्फीबियंस के बीच का मिसिंग लिंक है। बात करें प्लेटिपस का, तो ये रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का मिसिंग लिंक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन पक्षी विलुप्त हो चुका है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटिंक्ट बर्ड? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिच, ऑप्शन बी बाज ईगल, ऑप्शन सी संदेशवाहक कबूतर पैसेंजर पिजन, ऑप्शन डी एमू। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि ऑस्ट्रिच, बाज और एमू आज भी चिड़ियाघर या अलग अलग जगहों पे दिखाई देते हैं, जबकि संदेशवाहक कबूतर की बात किया जाए तो ये 1 सितंबर 1914 को ही ये एक्सटिंक्ट हो गया था। और ये इसका जो सबसे लास्ट नोन पिजन है, पैसेंजर पिजन, वो एक फीमेल थी जिसका नाम मार्था था और वो लगभग 29 ईयर्स ओल्ड थी और ये सिंसिनाटी जू में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, एट्रिशन से अभिप्राय है। एट्रिशन मीन्स ऑप्शन ए कर्मचारियों की गिनती में स्वेच्छा से क्रमिक कमी, ए ग्रेजुअल वॉलेंटियरली रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑप्शन बी झगड़ों को निपटाने की एक प्रक्रिया, ए प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, ऑप्शन सी उपस्थिति संबंधी एक नीति, ऑप्शन डी मासिक वेतन। इसका सही जवाब है ए, कर्मचारियों की गिनती में स्वेच्छा से क्रमिक कमी, ए ग्रेजुअल वॉलेंटियरी रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉय। जबकि झगड़ों से निपटने की प्रक्रिया को देखा जाए तो लगभग 2 या 3 तरीके से निपटाया जाता है, जिसमें फर्स्ट नेगोशिएशन, सेकंड मीडिएशन, थर्ड आर्बिट्रेशन। जबकि उपस्थिति संबंधी एक नीति जो होती है वो अटेंडेंस पॉलिसी कहलाती है और मासिक वेतन का तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, सिलेंडर बॉक्सों का उपयोग किसके भंडारण के लिए किया जाता है? सिलेंडर बॉक्सेज आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ, ऑप्शन ए सिक्के कॉइन्स, ऑप्शन बी टेराकोटा, ऑप्शन सी पांडुलिपियां मुद्रित सामग्री रेखा चित्र आदि मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रिंट्स एंड ड्राइंग एक्सेट्रा।
ऑप्शन डी परिधान। इसका सही जवाब आता है ऑप्शन सी। ये इसका पिक्चर है जिसमें पांडुलिपि या मुद्रित सामग्री या रेखा चित्र को संभाल के रखा जाता है। ये सिलेंडर बॉक्स का यूज म्यूजियम में इन चीज़ों को, इन वस्तुओं को रखने के लिए किया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, सिलिका जेल का उपयोग किस लिए होता है? सिलिका जेल इज यूज्ड फॉर ऑप्शन ए कीटों को विकर्षित करने के लिए, रिपेलिंग इंसेक्ट्स, ऑप्शन बी यूवी प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोलिंग यूवी लाइट्स, ऑप्शन सी आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी, ऑप्शन डी संग्रह की आग से सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्टिंग कलेक्शन फ्रॉम फायर। तो इसका ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आज के समय में सभी लोग इसका उत्तर जानते हैं कि सिलिका जेल का उपयोग किस लिए करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये हमें अलग अलग प्रोडक्ट में भी खरीदने पड़े, ये चीज़ें उसमें पहले से पाई गई रहती है, उसमें दिया गया रहता है, जो कि वहाँ की ह्यूमिडिटी को ऑब्जर्व कर लेता है और वस्तु को खराब होने से बचाता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, ब्लू लिटमस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ब्लू लिटमस इज यूज टू ऑप्शन ए नमी की मात्रा को मापने के लिए, मेजर मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्शन बी अम्लता का पता लगाने के लिए, आइडेंटिफाई एसिडिटी, ऑप्शन सी प्रदूषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ऑप्शन डी क्षार का पता लगाने के लिए, आइडेंटिफाई एल्कलिनिटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अम्लता का पता लगाने के लिए, आइडेंटिफाई एसिडिटी। जब हम लोग एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो ब्लू से रेड हो जाता है, जबकि अगर रेड लिटमस को किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो रेड से ब्लू हो जाता है, जो कि उसकी एसिडिटी या एल्कलिनिटी की बात बताता है। जबकि नमी की मात्रा हम लोग मेजर करने के लिए मॉइस्चर मीटर का यूज करते हैं। चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8, वातानुकूलन का या के उद्देश्य हैं द पर्पस ऑफ एयर कंडीशनिंग इज, ऑप्शन ए ताप और आर्द्रता का नियंत्रण, टू कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ऑप्शन बी वातायन वेंटिलेशन, ऑप्शन सी वायु फिल्ट्रेशन एयर फिल्ट्रेशन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब आता है ऑप्शन डी। वातानुकूलन के लिए का प्रयोग हम लोग ताप और आर्द्रता के नियंत्रण के लिए भी करते हैं, वातायन या वेंटिलेशन के लिए भी करते हैं और वायु फिल्ट्रेशन के लिए भी करते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब आता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला सवाल प्रश्न संख्या 9, संग्रहालय के ऑब्जेक्ट्स पर प्रकाश के प्रभाव को कम करने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? Which of the following option can reduce the effect of light on museum objects? ऑप्शन ए यूवी प्रकाश को हटाना, eliminating UV lights, ऑप्शन बी प्रकाश की तीव्रता को कम करना, reducing the intensity of light, ऑप्शन सी उद्भासन की अवधि को कम करना, reducing the time of exposure, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, all of the above। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। यूवी प्रकाश को हटाना, प्रकाश की तीव्रता को कम करना और उद्भासन की अवधि को कम करना या टाइम एक्सपोजर को कम करने से संग्रहालय के ऑब्जेक्ट्स पे प्रकाश के प्रभाव को कम किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 10, पेलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन करने का विज्ञान है? पेलेंटियोलॉजी इज साइंस ऑफ स्टडी ऑफ ए शिला एवं खनिज पदार्थ रॉक्स एंड मिनरल्स, बी डायनासोरस, सी फॉसिल्स, ऑप्शन डी प्रागैतिहासिक उपकरण प्री हिस्टोरिक टूल्स। अगर इसका सही जवाब देखा जाए तो इसका सही जवाब आता है ऑप्शन सी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। पेलेंटियोलॉजी में हम लोग फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं, जबकि पेट्रोलॉजी या मिनरोलॉजी में रॉक्स एंड मिनरल्स का, जबकि आर्कियोलॉजी प्री हिस्टोरिक टूल्स के स्टडी के लिए यूज किया जाता है।
अगला सवाल प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित प्रावधानों में से चाक्षु असमर्थ आगंतुकों के लिए कौन सा प्रावधान करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस यू विल मेक फॉर विजुअली इम्पेयर्ड विजिटर्स? मतलब जो आंख से नहीं देख सकते हैं उनके लिए कौन सा प्रावधान होगा? पहला ऑप्शन है रैंप, सेकेंड है ब्रेल लेवल, ऑप्शन सी नहीं, ये थर्ड पॉइंट है, मोटे मुद्रण में मूल पाठ, फोर्थ श्रवण गाइड। तो इसका ऑप्शन दिया है ए, बी एंड डी, ऑप्शन बी, बी सी एंड डी, ऑप्शन सी ए बी सी डी, ऑप्शन डी ए और डी। तो रैंप का प्रयोग हम लोग जो पैर से विकलांग है या पैर से असमर्थ होते हैं उनके लिए होता है, जबकि बाकी के बच्चे बी सी डी ये जो है ये जिन आंख से असमर्थ वाले लोगों के लिए ये प्रोविजंस या प्रावधान किए जाते हैं। इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, बी सी एंड डी। अगला सवाल प्रश्न संख्या 12, किसका मूल्यांकन करने के लिए फ्राई टेस्ट को प्रयुक्त किया जाता है? फ्राई टेस्ट इज यूज्ड फॉर असेसिंग ऑप्शन ए मूल पाठ सुवाच्यता, लिजिबिलिटी ऑफ टेक्स्ट, ऑप्शन बी मूल पाठ की सुपठ्यता, रीडेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट, ऑप्शन सी मूल पाठ की अधिग्रहणता, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी ऑफ टेक्स्ट, ऑप्शन डी लेबलों का सौंदर्य बोधक रूप, एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ लेबल्स। इसका सही जवाब आता है ऑप्शन बी। मूल पाठ की सुपाठ्यता के लिए फ्राई टेस्ट किया जाता है और ये फ्राई रीडेबिलिटी ग्राफ है जो कि यूएस के एक ग्रेड लेवल पर इसको टेक्स्ट को रखा जाता है जिससे कि किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने में आसानी हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, जल रंग चित्रों के लिए प्रकाश का अधिकतम संतुत स्तर है? रिकमेंडेड मैक्सिमम लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर वाटर कलर पेंटिंग्स इज ऑप्शन ए 50 लक्स, ऑप्शन बी 100 लक्स, ऑप्शन सी 150 लक्स एंड ऑप्शन डी 200 लक्स। इसका सही जवाब आता है ऑप्शन ए 50 लक्स। जल रंग चित्र या कह सकते वाटर पेंटिंग के लिए ये 50 लक्स होता है, जबकि ऑयल पेंटिंग्स के लिए 150 लक्स मैक्सिमम होता है, जबकि अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए ये उसके अनुसार से डिपेंड करता है। जैसे कि जो कठोर चीज़ है, पत्थर है, उनके लिए वो 300 लक्स तक भी जाता है। तो इसलिए इसका वाटर कलर पेंटिंग के लिए प्रकाश के अधिकतम संतुति स्तर 50 लक्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे उस पेंटिंग में खराबी आ सकती है। अगला सवाल प्रश्न संख्या 14, नमी से सुरक्षा के लिए फॉर्मेलिन में किस लिए बोरेक्स मिलाया जाता है? बोरेक्स इज एडेड इन फॉर्मेलिन इन वेट प्रिजर्वेशन फॉर, ऑप्शन ए नमूने के रंग को बनाए रखने के लिए, रिटेनिंग द कलर ऑफ स्पेसिमेन, ऑप्शन बी नमूने को कठोर बनाए रखने के लिए, हार्डनिंग द स्पेसिमेन, ऑप्शन सी रसायन की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए, मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ केमिकल, ऑप्शन डी नमूने की कोमलता के लिए। तो बोरेक्स का यूज अगर देखा जाए तो एक बफर के रूप में भी किया जाता है, फॉर्मेलिन के पीएच वैल्यू को कम करने के लिए भी किया जाता है, और जो टिश्यू के सिकुड़ने को रोकने के लिए भी किया जाता है, और टिश्यू के डीकैल्सिफिकेशन को रोकने के लिए भी किया जाता है। तो देखा जाए तो बोरेक्स को फॉर्मेलिन में नमूने की कोमलता को बचाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला सवाल प्रश्न संख्या 15, स्टफ्ड एनिमल्स को क्षतिग्रस्त करने वाला सामान्य कीट है? ए द मोस्ट कॉमन पेस्ट फॉर स्टफ्ड एनिमल इज, ऑप्शन ए सिल्वरफिश, ऑप्शन बी डर्मिस्टेड बीटल, ऑप्शन सी कॉकरोच, ऑप्शन डी दीमक या टर्माइट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। डर्मिस्टेड बीटल जो होते हैं ये स्टफ्ड एनिमल्स को क्षतिग्रस्त करने में इनकी भूमिका ज़्यादा होती है, इसलिए इस कीड़ों को स्टफ्ड एनिमल से दूर रखा जाता है। सिल्वर फिश वही की कॉपी किताबों में लगते हैं, कॉकरोच
भी हर जगह लगते हैं और दीमक लकड़ी, किताब, कॉपी और जमीन तीनों जगह लगते हैं। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन एक गत्यात्मक व्याख्या तकनीक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायनामिक इंटरप्रिटेशन टेक्निक? ऑप्शन ए ध्वनि गाइड्स, साउंड गाइड्स, ऑप्शन बी फिल्म वीडियो स्लाइड टेप, ऑप्शन सी फोटोग्राफ्स, ऑप्शन डी कंप्यूटर आधारित अन्योन्य क्रियाशील कार्यक्रम, कंप्यूटर बेस्ड इंटरेक्शन। तो गत्यात्मक और डायनेमिक इंटरप्रिटेशन टेक्निक की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा अभी के समय में साउंड गाइडेंस, फिल्म वीडियो स्लाइड टेप्स और कंप्यूटर बेस्ड इंटरेक्शन होते हैं, जबकि फोटोग्राफ्स ये पहले की टेक्निक्स हुआ करती थी, इंटरप्रिटेशन टेक्निक हुआ करती थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते। प्रश्न संख्या 17, टैक्सीडर्मिस्ट एक संग्रहालय कर्मी है जो टैक्सीडर्मिस्ट इज ए म्यूजियम वर्कर हु ए संग्रह का प्रलेखन करता है, डॉक्यूमेंट्स द कलेक्शन, ऑप्शन बी जैव संग्रह को वर्गीकृत करता है, क्लासिफाई बायोलॉजिकल कलेक्शन, ऑप्शन सी भूसा भरे पक्षियों और पशुओं को बनाता है, प्रिपेयर स्टफ्ड बर्ड्स एंड एनिमल, ऑप्शन डी जैव संग्रह की सफाई करता है। तो टैक्सीडर्मी एक प्रकार की विधि है जिसमें एक्सटिंक्ट हुए जानवर के स्पेसिमेन को बना के सेव किया जाता है फ्यूचर के लिए, और इसको करने वाले को टैक्सीडर्मिस्ट बोला जाता है। तो इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन सी। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, एल्गिन मार्बल्स का संग्रह कहाँ है? कलेक्शन ऑफ एल्गिन मार्बल्स आर इन, ऑप्शन ए लुव्र म्यूजियम पेरिस, बी स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट वाशिंगटन, ऑप्शन सी ब्रिटिश संग्रहालय, ऑप्शन डी राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली। तो एल्गिन मार्बल एक काफ़ी पुराना या कह सकते हैं 5th सेंचुरी BCE का बना हुआ ग्रीक स्कल्पचर्स है, और इसके सीरीज को ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है, इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन सी। इसकी कुछ पिक्चर यहाँ पर आपको प्रदर्शित है, ये काफ़ी सुंदर है। इसको ग्रीस जब ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था तब वहाँ से इसको ब्रिटेन लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और आज ये ब्रिटिश म्यूजियम में संग्रहित है। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित भारतीय स्मारकों में से कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मोन्यूमेंट्स इज नॉट इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को? ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन डी पुराना किला। तो ताजमहल यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, वो 1982 में ऐड हुआ था, जबकि कुतुब मीनार 1993 और हुमायूं का मकबरा भी 1993 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड हुआ था, जबकि पुराना किला यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सी आईकॉम की कमेटी नहीं है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कमेटी ऑफ आईकॉम, ऑप्शन ए CECA, ऑप्शन बी ICOMOS, ऑप्शन सी CIDOC और ऑप्शन डी ICOFOM। तो इसका सही जवाब आता है ICOMOS, इकोमोस। CECA की अगर बात किया जाए तो ये इंटरनेशनल कमेटी फॉर एजुकेशन एंड कल्चरल एक्शन का होता है, और ये भी आईकॉम का एक कमेटी है। CIDOC की बात करें तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन की इंटरनेशनल कमेटी है। अगर इकोफोम की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल कमेटी है म्यूजियोलॉजी के लिए, जबकि इकोमोस की बात करें तो ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोनूमेंट्स एंड साइट है, और ये एक यूनेस्को की संस्था है, इसलिए इसका सही जवाब आता है ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही। आप सभी इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।